Let's start with a small prayer. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurubhe Namaha. Hello friends, this is Professor Neil Mehta from Veer Classes. This video which I am making is specially designed in such a way that it will help you in your upcoming TYBMS exam. As you all know that your exams are from multiple choice question type, MCQ type, and especially when it comes to operations research subject, the subject is full of practical sums. So there are many students who calls me, meets me and tells, sir, OR thoda difficult jata hai. OR is the only problem because the theory we won't understand till the time we understand the sums. And so what I decided is जो बड़े बड़े chapters है which takes almost 8 hours 10 hours to teach, I have squeezed that chapter in one single lecture of 40 to 45 minutes. So it covers all the concept. Even I have covered you MCQ in my videos. So if you go through this video, I am very sure you will be easily able to crack your MCQ exam. So all the best. I hope you like this video, and if you like this, do comment in the comment box. Thank you very much. All the best. Here we go. Last lecture we did chapter number 1, introduction to OR. Everything was done from MCQ viewpoint. OR क्या होता है, OR टर्म किसने बनाया था, कब बनाया था, OR किस पे एम्फसाइज करता है, ऑप्टिमम सोल्यूशन के लिए होता है, एनालिटिकल मेथड है सोल्यूशन का, क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग एंड नॉट प्रॉब्लम सॉल्विंग, इट इज आर्ट एज वेल एज साइंस, डिफरेंट मॉडल ऑफ OR में क्या क्या यूज होते हैं, OR की अलग अलग टेक्निक्स हमने देखी. And this is what we are done in lecture number 1. This is next lecture of OR. अभी आज का जो टारगेट है that is OR का linear programming problem. I request everyone to please keep watching the screen also. ये जो linear programming problem होते हैं उसके लिए पहले एक स्टोरी क्लियर करता हूँ. LPP linear programming problem की दो मेथड्स है. एक मेथड का नाम है ग्राफिकल मेथड और दूसरे का नाम है सिंप्लेक्स मेथड. सो हम लोग आज जो चैप्टर कर रहे हैं वो एलपीपी का ग्राफिकल मेथड है. और ग्राफिकल मेथड जो है उसी को ज्योमेट्रिक मेथड भी बोलते हैं. ये उसका एक दूसरा नाम होता है. सो अगेन ओआर में लीनियर प्रोग्रामिंग में कितनी मेथड्स होती है, 1 2 3 4 ऐसे एमसीक्यू आ सकता है. सो आंसर इज देयर आर 2 मेथड्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. द मेथड्स आर वन ग्राफिकल एंड द सेकंड वन इज सिंप्लेक्स, जिसमें से आज हम लोग जो सीख रहे हैं दैट इज ग्राफिकल मेथड आज हम लोग समझने वाले हैं. अगेन आज मैं जब ग्राफिकल कराऊंगा तो मेरा ज्यादा फोकस सम्स पे नहीं रहेगा, कंसेप्ट क्लैरिटी पे रहेगा, क्योंकि एवरीथिंग इज एमसीक्यू. तो अपना पूरा फोकस इज गोइंग टू बी ऑन कंसेप्ट क्लैरिटी. नाउ हियर आई गो. यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन टोटल डिटेल. आपको यहाँ पे ये जो भी दिख रहा है ये इसको क्या बोलते हैं, मैक्स z इक्वल टू 3x प्लस 4y सब्जेक्ट टू लिखा है. ये जो भी देयर इज अ स्मॉल मिस्टेक इन द सम, आई चेंज द सम फर्स्ट. इधर ये लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू. ओके फाइन. सो ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो उसको बोलते हैं मैथमेटिकल मॉडल. अच्छा, ये मैथमेटिकल मॉडल को अपने को ग्राफिकली सॉल्व करना है. दिस मैथमेटिकल मॉडल नीड्स टू बी सॉल्व ग्राफिकली. बट सर मेरा डाउट है ये मैथमेटिकल मॉडल जो है ये क्या इंपॉर्टेंट होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, वर्बल डिस्क्रिप्शन होता है या जो न्यूमेरिकल्स डेटा रहता है उसको इक्वेशन फॉर्म में
कन्वर्ट करके यहाँ पे दिया है. सो दिस बिकम्स मच इजी व्हेन मैथमेटिकल मॉडल इज रेडी. और मैथमेटिकल मॉडल रेडी नहीं रहेगा तो आपको एक वर्ड प्रॉब्लम देंगे जिसमें से मैथमेटिकल मॉडल बनाया जाता था, बट दिस इज नाउ एमसीक्यू, तो वो सम नहीं आएगा. अभी अपने को सीधा मैथमेटिकल मॉडल का इंपॉर्टेंस आएगा कि क्या फायदा है. तो फायदा यही है कि वो जो डिस्क्रिप्शन होता था, वर्बल डिस्क्रिप्शन, और जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होता था, वो यहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशंस में डाल के दिया है, तो उसको बोलते हैं मैथमेटिकल मॉडल. मैं इसी पे बहुत टाइम स्पेंड करूंगा क्योंकि ये समझ गया तो बाकी का बहुत इजी हो जाएगा. सो लेट मी एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप विद एन एग्जांपल. अभी यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे एक इक्वेशन है मैक्सिमाइज जेड. आपके सामने हमेशा एक इक्वेशन आएगा, वो कभी कभी मैक्सिमाइज जेड होगा, तो कभी कभी यहीं पे एक दूसरा टाइप का इक्वेशन आएगा, मिनिमाइज जेड करके आएगा. सो आपके सामने हमेशा एक इक्वेशन आएगी, कभी कभी मैक्सिमाइज जेड, कभी कभी मिनिमाइज जेड. अब ये जो मैक्सिमाइज जेड या मिनिमाइज जेड जो भी है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन. उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन. लेट मी गो इन डिटेल. मैं एक टेबल और चेयर का मैन्युफैक्चरर हूं. आई प्रोड्यूस टेबल्स एंड चेयर्स. स्क्रीन पे देख सकते हो मैं टेबल बना रहा हूं और चेयर्स. अभी टेबल और चेयर प्रोड्यूस करना है मुझे, तो कितना टेबल प्रोड्यूस करूं, कितनी चेयर्स प्रोड्यूस करूं, ये मेरा क्वेश्चन है. हाउ मेनी टेबल्स शुड आई प्रोड्यूस, हाउ मेनी चेयर्स शुड आई प्रोड्यूस. तो लुक एट द स्क्रीन. आई कैन प्रोड्यूस 5 टेबल and 10 chairs. I can also produce 10 table and 5 chair का combination, and I can produce 7 table and 8 chair का combination. So ये जो combination है वो कौन से combination है जो मैं produce कर सकता हूँ. बट सर मुझे ये बताओ आप कौन सा करोगे, ये कर सकते हो. तो अब मैं आपके सामने एक राज रख रहा हूँ. राज नंबर 1 इधर है, ये लिखा है मैंने प्रॉफिट. अगर पहला कॉम्बिनेशन है प्रॉफिट 30 है, दूसरा कॉम्बिनेशन है प्रॉफिट 50 है, और तीसरे में प्रॉफिट 35 है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि तीनों में कितना प्रॉफिट है. बोलो, अगर मुझे प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, विच कॉम्बिनेशन विल आई गो फॉर. यस ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन 10 टेबल और 5 चेयर्स का. मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, टेंशन मत लो. यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, कॉस्ट. ये जो पहला कॉम्बिनेशन है वो प्रोड्यूस करने के लिए मुझे कॉस्ट लगता है, एग्जांपल है 30 रुपीज इज माई कॉस्ट टू प्रोड्यूस दिस. सेकेंड वाला प्रोड्यूस करने के लिए कॉस्ट इज 40 रुपीज, एंड थर्ड वाला प्रोड्यूस करने के लिए कॉस्ट इज 25. सो अगर मेरा एंगल कॉस्ट का है तो मुझे क्या चाहिए, कम से कम कॉस्ट चाहिए सर, कम से कम कॉस्ट. सो मिनिमाइज बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ, मिनिमाइज करना है मुझे कॉस्ट को. तो उस केस में आप बताइए अगर कॉस्ट को मिनिमाइज करना है तो विच कॉम्बिनेशन विल आई सिलेक्ट. ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन नंबर 3. सो अब मेरा पिक्चर क्लियर हुआ. ये जो दिख रहा है 5 टेबल 10 चेयर्स, ये जो भी आपको दिख रहा है ये खाली इतना ही बता रहा है कि ये सारे कॉम्बिनेशन फीजिबल है. फीजिबल मतलब पॉसिबल. मुझे ऑप्टिमम मतलब बेस्ट चाहिए. तो बेस्ट तो डिपेंड करता है, अगर मेरा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट है तो सेकेंड वाला, अगर मेरा ऑब्जेक्टिव कॉस्ट है तो थर्ड वाला. सो यही बात मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ. ये मैक्सिमाइज जेड है, वो मेरा ऑब्जेक्टिव है. यहाँ पे मैं ऑब्जेक्टिव ही ऐसा रखता हूँ, आई वांट टू मैक्सिमाइज. कभी कभी सब में क्या आएगा, मिनिमाइज, तो ऑब्जेक्टिव इज मिनिमाइज. सो ये अपने कंपनी का या मैन्युफैक्चरर हूं मैं टेबल और चेयर का, तो मेरा ये एक ऑब्जेक्टिव बन गया. एंड फ्रेंड्स, जब मैं बोलता हूँ ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, प्लीज एक बात पे ध्यान दीजिए. ये ऑब्जेक्टिव को एक इक्वेशन में डाला है, इक्वेशन को फंक्शन बोलते हैं. ओ अभी समझा, ये ऑब्जेक्टिव का इक्वेशन है तो इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलेंगे. एक टाइम पे एक ही ऑब्जेक्टिव हो सकता है, एक
टाइम पे मैं दोनों ऑब्जेक्टिव्स नहीं रख सकता हूं, या तो मैक्सिमाइज रखूंगा या मिनिमाइज। सो एट अ टाइम एक मैन्युफैक्चरर का कितना ऑब्जेक्टिव हो सकता है? यस, एक ही ऑब्जेक्टिव हो सकता है। सो ये मैं टेबल और चेयर प्रोड्यूस कर रहा हूँ एंड आई वांट टू डिसाइड कितना टेबल प्रोड्यूस करूँ, कितना चेयर, और उसके पीछे मेरा एक ऑब्जेक्टिव है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब ये क्या लिखा? सब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव के नीचे दो अलग अलग इक्वेशन है। ये दोनों इक्वेशन को मेरी लैंग्वेज में कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है लिमिटेशंस, और लिमिटेशंस को समझने के लिए मेरे एग्जाम्पल के साथ जोड़ देता हूं। प्लीज ये सारे वर्ड याद रखना। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? या प्रॉफिट मैक्सिमाइज या कॉस्ट मिनिमाइज, दो ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है, एक ही ऑब्जेक्टिव हो सकता है। सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट्स है, कंस्ट्रेंट्स मतलब लिमिटेशंस है। लिमिटेशन को मेरी लैंग्वेज में रिसोर्सेज भी बोलते हैं। मैं टेबल्स बना रहा हूँ, मैं चेयर्स बना रहा हूँ, तो वुड, लकड़ा, वुड, आर यू लिसनिंग और वॉचिंग द स्क्रीन? वुड, वुड एक रिसोर्स है। ओके, लेबर, लेबर भी एक रिसोर्स है। वुड कितना है? वो मेरा लिमिटेशन है। लेबर कैसे? स्किल्ड है कि अनस्किल्ड है, वो भी मेरा लिमिटेशन है। सो ये वुड, लेबर, ये सब अलग अलग रिसोर्सेज है। ज्यादा वुड तो ज्यादा टेबल चेयर बनेगा, कम वुड तो कम टेबल चेयर बनेगा। सो ये सब अपने एक प्रकार के लिमिटेशंस है, कंस्ट्रेंट्स जिसको बोलते हैं। उस कंस्ट्रेंट्स को मद्दे नजर रखते हुए, आई डोंट नो एग्जैक्ट वर्ड है कि नहीं है, बट उस कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए मुझे मेरा ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई करना है। ये कंस्ट्रेंट में रह के, मतलब ये सारे लिमिटेशंस में रह के मुझे मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। ओके ओके, लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ कंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। कंस्ट्रेंड मतलब लिमिटेशन, ऑप्टिमाइजेशन मतलब उस कंस्ट्रेंट्स में लेके, उस लिमिटेशन में रह के क्या ऑप्टिमम टेक्निक आ सकती है, वो हम लोग ढूंढ रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। ओके फाइन, पर आपने एक चीज नोटिस नहीं किया? वापस हम लोग स्क्रीन पे देखेंगे तो अपने को समझ में आएगा। प्लीज स्क्रीन पे देखिए, ये लेस देन इक्वल टू है, ये लेस देन इक्वल टू है। सो मुझे बच्चे लोग आपको ये समझाने का था कि कंस्ट्रेंट्स में लेस देन इक्वल टू टाइप भी होता है, कंस्ट्रेंट में ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप भी होता है, और कंस्ट्रेंट में इक्वल टू टाइप भी होता है। सो कंस्ट्रेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं वो मैं समझाना चाहता था। लेस देन इक्वल टू भी होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी होता है, इक्वल टू भी होता है। सो प्लीज नोट, ये जो भी इक्वेशंस आप बोर्ड पे देख रहे हो वो सारी लीनियर इक्वेशंस है। कौन सी इक्वेशन है? लीनियर। नाउ व्हाट डज लीनियर इक्वेशन एग्जैक्टली मींस? लीनियर मतलब ऐसा रिलेशनशिप है जहां पे स्ट्रेट लाइन आता है। It is a relationship of which is represented with a straight line. तो स्ट्रेट लाइन वाला ये इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इसको बोलते हैं। सो इट इज अ रिलेशनशिप which is represented by which line? Straight line. Fine. अब ये सब में यहाँ पे देखिए, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, सब जगह x और y है। x और y को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स, या तो इसको अच्छी भाषा में बोलूं तो डिसीजन वेरिएबल्स भी बोलते हैं। डिसीजन वेरिएबल्स बेसिकली ये सम को जब आप लोग सॉल्व करोगे तो आप जब आंसर फाइंड करोगे तो आपको आंसर में x की और y की वैल्यूज मिलेगी। ये x की और ये y की वैल्यू हमको पता नहीं है, पर हमको पता करना है। वेरिएबल्स आर अननोन वैल्यूज, जो पता नहीं है, टू बी डिटरमाइंड, जो ढूंढना है। मैं कौन हूँ? मैन्युफैक्चरर हूँ। किसका मैन्युफैक्चरर हो? टेबल्स एंड चेयर्स का। तो मैं क्या ढूंढ रहा हूँ? कितना टेबल प्रोड्यूस करना है, कितनी चेयर्स प्रोड्यूस करनी है। तो जो टेबल्स और चेयर्स है मेरे एग्जाम्पल में वो दो वेरिएबल बन जाएंगे। टेबल इज डिनोटेड बाय x, चेयर इज डिनोटेड बाय y। तो ये दो मेरे क्या बन जाएंगे? वेरिएबल्स। और मैं यही तो ढूंढ रहा हूँ ना, x और y, मतलब कितना टेबल प्रोड्यूस करना है, कितनी चेयर्स मुझे प्रोड्यूस करनी है।
सो ये x है, ये y है, वो अपने क्या बन जाएंगे, दो अलग अलग वेरिएबल्स बन जाएंगे। सो टिल हियर वी आर वेरी क्लियर। अब एक लास्ट बात समझनी है, वो ये है, ये एक कंडीशन x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये जो कंडीशन है वो नॉन नेगेटिव कंडीशन है, मतलब नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। मैं इजी करके देता हूं, सिंपल करके देता हूं। आपके वेरिएबल्स, आपका आंसर, आपके x और y की वैल्यूज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। योर sum says there is a non-negative restriction. Non-negative restriction means variables can never be negative. Yes, zero हो सकता है, zero हो सकता है, but negative नहीं हो सकता है। I can produce zero tables, I can produce zero chairs, but I can never produce negative tables and chairs. So zero हो सकता है, 1, 2, 100,000 कुछ भी हो सकता है, पर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। सो माय फ्रेंड्स, आपको नहीं मालूम बट आप लोगों ने बहुत सारे एमसीक्यू अभी तक कवर कर लिए। आपने मैथमेटिकल मॉडल का मीनिंग समझ लिया कि मैथमेटिकल मॉडल इज नथिंग बट इट हेल्प्स इन वर्बल डिस्क्रिप्शन एंड न्यूमेरिकल डेटा को मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में डालने के लिए मैथमेटिकल मॉडल होता है। ये मॉडल में 4 पार्ट है। एक डिसीजन वेरिएबल्स, मतलब जो वैल्यूज हमको ढूंढनी है पता नहीं है, वे आर कॉल्ड वेरिएबल्स। एग्जांपल इसमें एक्स एंड वाई। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपने सीख लिया, या मैक्सिमाइज ऑब्जेक्टिव रहेगा या मिनिमाइज रहेगा ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट है तो मैक्सिमाइज, कॉस्ट है तो मिनिमाइज। एक टाइम पे एक ही ऑब्जेक्टिव हो सकता है, एक ऑब्जेक्टिव के 2 टाइप है, पर एक टाइम पे सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव हो सकता है। फिर आप लोग ने देखा कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एमसीक्यू है। कंस्ट्रेंट्स आर नथिंग बट डैश। फिर 3-4 ऑप्शन देखे, बट कंस्ट्रेंट्स होता क्या है। सो कंस्ट्रेंट्स को एक ही लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे। कंस्ट्रेंट्स का मैंने क्लियर कर दिया मीनिंग, लिमिटेशंस होता है। कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या होता है, लिमिटेशंस। ओके, मतलब अपने को अपने कंस्ट्रेंट में लेने का, लिमिटेशन में रहने का, और ऑप्टिमम सोल्यूशन ढूंढने का है। और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन मतलब अपने वेरिएबल्स कोई भी केस में क्या नहीं हो सकते, नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। सो इतना बात तो मुझे समझ में आ रहा है। नाउ मेरा क्वेश्चन है, सर हम लोग अगर बात करते हैं ये लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक की, तो वो ऑप्टिमम सोल्यूशन ढूंढने में काम करते हैं। तो ऑप्टिमम सोल्यूशन मतलब किसका ऑप्टिमम यूज की बात कर रहे हैं, तो वो कुछ भी हो सकता है। ऑप्टिमम यूज ऑफ मशीन हो सकता है, ऑप्टिमम यूज ऑफ मैन पावर हो सकता है, ऑप्टिमम यूज ऑफ मनी भी हो सकता है। और मैं एक बात खास आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि ये बात जो मैं शेयर कर रहा हूँ वो एमसीक्यू के लिए बहुत फिट है। देयर वाज अ पर्सन जिसका नाम एक्चुअली था जॉर्ज बी डेंजिंग। वो जॉर्ज बी है, बी ए बी का बी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जब आता है ना तो बी भी आता है, वी भी आता है, सी भी आता है, तो खास नाम याद रखने जैसे है जॉर्ज बी डेंजिक। वो बंदे ने यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के कॉम्प्लिकेटेड प्रोक्यूरमेंट वगैरह करने के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग का पर्पस किया था, यूज किया था। सो ये एक ऑब्जेक्टिव में आता है, इसलिए मैंने नाम आपके साथ शेयर करके रखा है, जॉर्ज डी डेंजिक नाम होता है उसका। और मैंने यहाँ पे ये भी समझा कि लीनियर का मतलब होता है एक ऐसा रिलेशनशिप विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन। डोंट वरी फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बहुत कुछ सीखना है। तो आगे बढ़ते हुए, अब ये सम आपने देखा है, पर इस सम को सॉल्व कैसे करेंगे। तो प्लीज यहाँ पे मैंने टाइम बचाने के लिए, क्योंकि आपको ग्राफ बनाने का नहीं है, तो मैंने ग्राफ बना के दिया है। अब समझने जैसी बातें थोड़े फटाफट समझ लेते हैं। यहाँ पे कितने कंस्ट्रेंट्स है, मतलब इक्वेशन है 2। तो जितने कंस्ट्रेंट दिए, हर एक कंस्ट्रेंट की ग्राफ में एक लाइन आती है। तो ये जो लाइन दिख रही है ये 12 वाली है, और ये जो लाइन है वो 8 वाली है। आप ग्राफ देख सकते हो। तो दोनों को मैंने यहाँ पे कैसे प्लॉट किया, प्लीज वो मैं इधर नहीं कवर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी अपने काम का ग्राफ बनाना नहीं है, पर जितनी लाइन है उसके ग्राफ आएंगे। ग्राफ बनाने के बाद वी हैव टू फाइंड अ कॉमन फिजिबल एरिया। प्लीज लुक हियर, ये जो सम है उसमें कंस्ट्रेंट की साइन कौन सी है, यस लेस देन। तो ये 2 लाइन अपने को दिख रही है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। और अपना लेस देन मतलब क्या, लेस देन मतलब, लेस मतलब पहले समझ लो, लेस मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ओरिजिन की तरफ। सो अगर लेस है तो वो अंदर का एरिया आएगा यहाँ पे। सो ये दोनों लाइन के जो अंदर का एरिया वो कॉमन फिजिबल एरिया हो जाता है।
ओके अगर सर मेरा डाउट है, अगर ग्रेटर होता तो, अगर ग्रेटर होता तो प्लीज नोट, मैं मार्क कर रहा हूं ब्लू लाइन से, पर वो अभी के लिए नहीं, कभी समझाने के। तो बाहर का ये जो एरिया है, ये जो एरिया वो कॉमन हो जाता था, बट हम लोग यहाँ पे क्लियर हो गया कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, लेस देन की। तो अपना ये जो एरिया है वो अपने लिए काम का नहीं, बाहर का, अपने लिए अंदर का एरिया क्या बन जाएगा, कॉमन फिजिबल एरिया बन जाएगा ना। फिजिबल एरिया के बारे में सर सब कुछ समझाइए जरा। ओके, ये कैसा एरिया होता है, ये एक ऐसा एरिया होता है जो अपने हर एक कंस्ट्रेंट को, हर एक इक्वेशंस को, हर एक लाइन जो दिख रही है ना कंस्ट्रेंट की लाइन, उसको सेटिस्फाई करता हो। दोनों लेस देन ना, तो दोनों के अंदर का एरिया लेने का था। तो ये वापस बोल रहा हूं, ये एक ऐसा एरिया होता है जो सारे कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करता हो। फाइन, ये समझ में आ गया। अब ये कॉमन एरिया में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स पे फीजिबल सॉल्यूशन मिलता है। क्या मिलता है, फीजिबल। क्या मिलता है, फीजिबल, नहीं ऑप्टिमम नहीं, फीजिबल एरिया के सारे पॉइंट पे फीजिबल सॉल्यूशन मिलता है। ओके, इधर आइए वापस स्क्रीन पे देखिए, ये भी फीजिबल था, ये भी फीजिबल था, ये भी फीजिबल था। तो ये सब कौन थे, फीजिबल। तो वैसे ये फीजिबल एरिया जो है उसमें जितने भी पॉइंट्स आते हैं वो सब फीजिबल आंसर देते हैं। पर आप लोग क्या ढूंढ रहे हो, यस यू आर फाइंडिंग बेस्ट पॉसिबल, मतलब ऑप्टिमम। तो ये तीन जो पॉइंट है जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है, वो कौन से तीन इंटरसेक्शन पॉइंट जो अपने कॉमन एरिया को बिलोंग करते हैं। तो मैंने वो लिया, एक ये 0,4 लिया, एक ये 3,2 लिया, और एक ये 4,0 लिया, ये तीन पॉइंट। बस आपको एक्चुअली इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, तो खाली आइडिया क्लियरिटी के लिए कि लेस देन क्या होता है, ग्रेटर देन, क्योंकि ये ग्राफ बनाने का नहीं है। फिर वो तीनों पॉइंट को मैंने मेरी इक्वेशन जो है ना ये मैक्सिमाइज की, ये उसमें सब्स्टिट्यूट किया, तो तीन आंसर आए। पर इसमें मेरा आंसर क्या है, तो ये वर्ड बता रहा है मैक्सिमाइज। तो मेरा आंसर है 3,2। ओ अभी समझा, क्योंकि ये मैक्सिमाइज का समय ना, तो बड़ा वाला वैल्यू लिया। सर मुझे और एक डाउट है, अगर मिनिमाइज का ऐसा होता तो इस केस में अगर मिनिमाइज होता तो ये 12 वाला मेरा आंसर होता था, मगर मैक्सिमाइज का तो आंसर क्या आएगा, 70। इसका मतलब क्या है सर, तो ये देख, ये 3,2 दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, 3,2, मतलब 3 टेबल बनाने का और 2 चेयर बनाने का, तो प्रॉफिट सबसे ज्यादा आएगा। कितना आएगा सर, ज्यादा मतलब क्या बोला था, तो सबसे ज्यादा का मैंने मतलब बोला थर्ड, अपने के एग्जांपल में 17 रुपीज। ओ इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं आ सकता, ये ऑप्टिमम है, क्या है, बेस्ट है, क्या है, ऑप्टिमम सोल्यूशन। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफ में आपने क्या क्या सीखा, एक आपने फिजिबल एरिया का मीनिंग सीख लिया, द एरिया विच सेटिस्फाई ऑल द कंस्ट्रेंट इज कॉल्ड फिजिबल एरिया। सेकेंड आपने सीखा कि फिजिबल एरिया के सारे पॉइंट्स, फिजिबल एरिया के सारे पॉइंट्स फिजिबल सोल्यूशन देते हैं, मगर अगर इंटरसेक्शन पॉइंट चेक करोगे तो उसमें से एक पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, ऑप्टिमम सोल्यूशन मिलेगा। Now I am going to discuss with you all a very important 4 special case of LPP। ग्राफ के 4 स्पेशल केसेस है, वो चारों केस में एक बार डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत सारा स्कोप होता है। सो पहला केस है इनफिजिबिलिटी। नाउ मेरे को ये इनफिजिबिलिटी समझाने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, पर उसको समझाने के लिए मेरे को आपके साथ बैठ के क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ। There are two axes, one is x axis and one is y axis। अभी मैं इसमें से एक बार दो एज्यूम कर रहा हूँ, एक एज्यूम कर रहा हूँ कि दो कंस्ट्रेंट्स है, तो मैंने यहाँ पे दो लाइन बना ली दोनों कंस्ट्रेंट की। अब जरा फोकस सबका इधर, ये जो पहला कंस्ट्रेंट है ये वाला इट इज लेस देन इक्वल टू टाइप, और ये जो दूसरा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप है। सो प्लीज गाइस फोकस, मैंने आपको फिजिबल एरिया ढूंढने बोला था, फिजिबल एरिया, बट इफ यू नोटिस दिस थिंग, तो बहुत अच्छी बात आपने नोटिस की है कि एक तो दो कंस्ट्रेंट है, दूसरा दोनों कंस्ट्रेंट इंटरसेक्ट नहीं हो रहे। देखो बीच में कहीं पे इधर इंटरसेक्शन नहीं है, दोनों स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल लाइन है। तीसरी बात, एक लेस देन इक्वल टू है, दूसरा ग्रेटर देन इक्वल टू है।
सो इसको इंग्लिश के लिए मैं बोलूँ ना तो आई यूज द वर्ड कॉन्ट्राडिक्टरी है, कंस्ट्रेंट्स आर कॉन्ट्राडिक्टरी। तो ये सारे वर्ड बहुत काम के इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ। कंस्ट्रेंट्स आर कॉन्ट्राडिक्टरी, वन इज लेस देन, वन इज ग्रेटर देन। अब ऐसे केस में अपने को कॉमन एरिया कैसे मिलेगा? तो सुनो, ये वाला कंस्ट्रेंट बोलते हैं इसके अंदर है और ये वाला बोलते हैं इसके बाहर है। सो इसके अंदर का एरिया ये है और इसके बाहर का एरिया ये है, पर तकलीफ ये है कि मुझे दोनों का अलग अलग नहीं चाहिए, दोनों का कॉमन एरिया चाहिए। वेयर इज कॉमन एरिया? तो आंसर इज देयर इज नो कॉमन विच एरिया? फिजिबल एरिया। ओके, तो चलो आपने बोला, हमने माना कॉमन फिजिबल एरिया नहीं है, तो इस सम का आंसर तो बोलो सर। वही तो मैं केस सिखा रहा हूँ। केस का नाम इधर पढ़िए, क्या लिखा है केस का नाम? इनफिजिबिलिटी। इनफिजिबिलिटी कब होता है? व्हेन देयर इज नो कॉमन फिजिबल एरिया। तो आंसर किधर है? इसका कोई आंसर ही नहीं है। इनफिजिबिलिटी जनरली कब होता है? when constraints are contradictory in nature. Generally it happens when constraints are contradictory in nature, तभी जनरली ये होता है। और आप लोग देख सकते हैं दो कंस्ट्रेंट है, एक का अंदर का है, दूसरे का बाहर का एरिया है। मुझे और एक डाउट है, अगर मुझे इसमें से इनफिजिबिलिटी निकालना है तो क्या करूं? ये इनफिजिबल है, चलो है, मैं अग्री करता हूं है, बट इफ आई वांट टू रिमूव इनफिजिबिलिटी व्हाट शुड आई डू? आंसर इज, आप ये दो लाइन जो दिख रही है ना, ये वाली लाइन, इसको कंस्ट्रेंट्स की लाइन बोलते हैं। ये दोनों कंस्ट्रेंट में से कोई भी एक कंस्ट्रेंट निकाल दो। चलो एग्जांपल लेते हैं, मैं एग्जांपल के हिसाब से आपको दिखा रहा हूं। एग्जांपल है, प्लीज ध्यान दीजिए, मैंने ये वाला, सॉरी एक मिनट दीजिए मेरे को, मैं आपको वापस करके दिखा रहा हूं। ओके फाइन, मैंने वो वाला कंस्ट्रेंट हटा दिया। अगर मैं वो वाला कंस्ट्रेंट हटा जाऊं, ये वाला, ये हटा देता हूं, तो क्या होएगा? क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन? सर तो ये लेस देन है, तो ये अंदर का एरिया है, कॉमन एरिया आ गया। तो अगर ये कॉमन एरिया आ जाता है तो कोई तकलीफ नहीं है, तो कॉमन एरिया मिल रहा है अपने को, एक ही है तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। सो व्हेन यू वांट टू रिमूव इनफिजिबिलिटी, इट इज सेड टू रिमूव इनफिजिबिलिटी, रिमूव कंस्ट्रेंट, रिमूव द कंस्ट्रेंट, ऐसा बोला जाता है। ओ थोड़ा समझ में आया, पर ये इनफिजिबिलिटी क्यों है, कैसे है, ये केस मैंने यहाँ पे रखा है आप लोग के लिए कि क्लियर है कि कॉमन एरिया नहीं है। अभी यहाँ पे आते हैं, ये बोलते हैं अनबाउंडेड सोल्यूशन। ये दूसरा केस ही हो गया, एकदम अलग ही केस है, जिसका नाम क्या लिखा है? अनबाउंडेड सोल्यूशन। नाउ अनबाउंडेड कभी होता है सर? अनबाउंडेड, तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ, वापस आप स्क्रीन पे देख सकते हो। आई अंडरस्टैंड आपको थोड़ा फास्ट लगेगा, तो आप बीच बीच में रोक रोक के वीडियो देख लीजिए। यहाँ पे आइए, ये मैंने दो कंस्ट्रेंट बना दिए। अभी दोनों कंस्ट्रेंट की विशेष बात यहाँ पे लिखी है, आप लोग को ये साइन समझ में आती रहेगी। ग्रेटर देन, दोनों की साइन बताइए प्लीज। ग्रेटर देन, दोनों ग्रेटर देन है तो मैंने बाहर का एरिया कॉमन एरिया बना दिया। नाउ दिस इटसेल्फ शोस ये फिजिबल एरिया बाहर का है, तो बाहर कहाँ तक है? यहाँ तक है, यहाँ तक है, यहाँ तक है, यहाँ तक है। अरे कहाँ तक है सर? कोई लिमिट ही नहीं है। इट इज आउटर एरिया विच इज नॉट restricted by any particular boundary, and in such a case आपको कितने आंसर मिलेंगे? देखो आप इधर आ जाओ, ये इनफिजिबिलिटी था, इधर कितने आंसर थे सर? इधर तो आंसर ही नहीं था। तो ये अनबाउंडेड में कितने आंसर है? आंसर इज देयर आर इनफाइनाइट सोल्यूशन, मतलब एक ऑप्टिमम नहीं है, देयर आर इनफाइनाइट ऑप्टिमम सोल्यूशन। अब तीसरा केस देख लेते हैं। तीसरा केस ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। मुझे इसको एकदम सिंपल करके सिखा देना है, मैं एकदम सिंपल करके आपको ग्राफ से ही समझा देता हूं, नथिंग टू वरी। मैंने ग्राफ बना दिया है, आपको ग्राफ दिख रहा है? यस। अब ये ग्राफ में मेरा कॉमन एरिया मैंने शेड कर दिया, ये वाला। डोंट वरी, प्लीज सुनो, ये अगर कॉमन एरिया वगैरह भी आपको सीखने की जरूरत नहीं है, आपको कंसेप्ट सीखने का है। सो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट पे आंसर मैंने मार्क किया, और ऐसा हुआ कि ये वाले पॉइंट पे मेरे को 90,000 आंसर आया और ये वाले पॉइंट पे भी 90,000 आया। तो बताइए मेरे पास ऑप्टिमम सॉल्यूशन आ रहा है 90,000, कितने पॉइंट पे आ रहा है? 2। व्हेन यू हैव more than one optimum solution, more than one optimum solution, it is called alternative optimum solution.
मैं प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमम सोल्यूशन को दूसरा नाम है मल्टीपल ऑप्टिमम सोल्यूशन। क्या नाम है? मल्टीपल। प्लीज याद करिए, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं एमसीक्यू में आ सकता है, ट्रांसपोर्टेशन में भी आ सकता है, असाइनमेंट में भी आ सकता है। तो इट कैन बी आस्क्ड टू यू एनीवेयर इन योर पेपर, what is alternative optimum solution, मतलब more than one optimum solution. And last concept of this graphical is called redundancy. It's called redundancy. Please, बहुत इजी कंसेप्ट है, बट बहुत मजा है, ऐसा कंसेप्ट है और ये काम का है, तो आप जरा ध्यान दीजिए। मैं तब तक ग्राफ बना रहा हूं, तब तक आपको रिडंडेंसी का मतलब बोल देता हूँ। रिडंडेंसी मतलब यूजलेस। रिडंडेंसी का मतलब होता है यूजलेस। अभी आप देख सकते हो मेरे सम में 3 कंस्टेंट है, तीनों लेस देन है, ये भी लेस देन है, ये भी लेस देन है, ये भी लेस देन है। सो अगर तीनों लेस देन तो कॉमन फिजिबल एरिया अंदर का आएगा ये। नाउ इफ दिस इज अ कॉमन एरिया, आई कैन शो यू। इफ दिस इज अ कॉमन एरिया, यू टेल मी, ये बाहर का जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, ये वाला, अगर ये नहीं भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। आई शो यू, आई रिमूव दिस लाइन फॉर अ व्हाइल। चलो मैंने ये लाइन निकाल दिया, तो भी मेरा एरिया वही है, और मैं वो लाइन लगा देता हूँ। चलो वापस लगा देता हूँ वो लाइन। चलो फाइन, मैंने वापस लगा दिया वो लाइन, तो भी मेरा एरिया वही है। सो ये कैसा लाइन है सर? ये कैसा लाइन है? ये एक ऐसा लाइन है, ये एक ऐसा कंस्ट्रेंट है जो मेरे कॉमन फिजिबल एरिया को अफेक्ट करता नहीं है। ये एक ऐसा कंस्ट्रेंट है जो सब में है। आई विल मार्क इट सो यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। सो आई विल मार्क इट फॉर यू आल्सो, डोंट वरी। आई विल मार्क इट हियर। ये वाला कंस्ट्रेंट, ये ऐसा कंस्ट्रेंट है जो नहीं है, अपने को फर्क पड़ता नहीं है। ऐसे कंस्ट्रेंट को रिडंडेंट कंस्ट्रेंट बोलते हैं। Redundancy is a case when any constraint does not affect your common feasible area. Then such constraint is called redundant constraint. So again come to here, four special case. Infeasibility, एक ही लैंग्वेज में बोलूं, कॉमन एरिया नहीं है, कोई सोल्यूशन ही नहीं है। सेकेंड, अनबाउंडेड, आउटर एरिया है, इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। थर्ड, alternative optimum means more than one optimum solution in the same sum, which is called as multiple. And last, redundancy, when there is a line but there is a constraint, मतलब there is equation जिसको common feasible area के साथ लेना देना नहीं है, वो लाइन है, वो लाइन नहीं है, अपने को कोई फर्क पड़ता नहीं है। So this is what I discuss with you is all about graphical method. Now to move ahead for this graphical, we need to now go to the objective. थोड़ा देख लेते हैं इससे रिलेटेड, जो आज पढ़ा है उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव थोड़ा देख लेते हैं, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि ऐसे ऑब्जेक्टिव आएगा तो हम कर सकते हैं। सो पहला ही देख लीजिए, अ डैश रिप्रेजेंट्स लिमिटेशंस या तो रिस्ट्रिक्शंस। तो मैंने ये शेयर किया था, कंस्ट्रेंट्स मतलब लिमिटेशंस होता है। डैश इज अ स्टेटमेंट दैट इंडिकेट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये सब हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ ही बोल रहा हूं। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस होते हैं या जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं, वो कैसे एक्सप्रेस किए जाते हैं? इन अ फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये आंसर बन गया लीनियर फंक्शन। देयर इज ओनली डैश मेजर ऑब्जेक्टिव इन अ प्रॉब्लम। एक सम में कितने मेजर ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं? आंसर इज 1। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज एडेप्टिंग एंड मोर, यही गलत हो गया, ये अंडरलाइन कर देता हूं, यही फिल इन द ब्लैंक था, आंसर भी लिख के दे दिया है। इज मोर फ्लेक्सिबल, ठीक है। आते हैं यहाँ पे, हाँ, डैश कैन बी यूज्ड व्हेन नंबर्स ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स आर 2। अब ये समझने के लिए मैं वापस 1 मिनट आपको ग्राफ दिखा देता हूं। आपको ग्राफ यहाँ पे देखना पड़ेगा। ये देखिए ग्राफ में कितनी एक्सिस है? 2 एक्सिस है, एक्स और वाई। तो ग्राफ में
सिर्फ कितने वेरिएबल्स वाले सम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? 2 वेरिएबल्स। 2 से ज्यादा वेरिएबल्स वाले सम ग्राफिकली कर सकते नहीं है। तो वही क्वेश्चन है, व्हेन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स जब 2 है तो कौन सी मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं? ग्राफिकल। और ये ग्राफिकल मेथड का दूसरा नाम क्या डिस्कस किया था हम लोग ने? ज्योमेट्रिक, बराबर है। जब दो कंस्ट्रेंट्स कॉन्ट्राडिक्टरी हो, एक लेस देन दूसरा ग्रेटर देन, तो कॉमन एरिया नहीं मिलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? इनफिजिबल। अच्छा, जहां पे इनफाइनाइट आंसर्स आएंगे उसको क्या बोलेंगे? अनबाउंडेड सॉल्यूशन बोलेंगे। इनफिजिबल मतलब क्या? नो सॉल्यूशन। और फिजिबल एरिया किसको बोलते हैं? जो सारे कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करता हो। एक कंस्ट्रेंट को क्या बोलते हैं? तो एक कंस्ट्रेंट व्हेन इट डज नॉट अफेक्ट द सॉल्यूशन। हाँ हाँ, ये लास्ट वाला केस है, जब कंस्ट्रेंट अपने कॉमन एरिया को अफेक्ट करता नहीं है तो उसको यूजलेस मतलब रिडंडेंट बोला जाता है। प्रॉब्लम इज मोर देन वन सॉल्यूशन। मोर देन वन को क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेट ऑप्टिमम सॉल्यूशन बोलते हैं। फाइंड द ऑप्टिमम सॉल्यूशन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। देयर आर कितना मेथड्स? आज के लेक्चर का स्टार्टिंग 2 मेथड, एक ग्राफिकल मेथड, दूसरा सिंप्लेक्स मेथड। तो आंसर क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। फाइंडिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ कंस्ट्रेंट लाइन टू रिप्रेजेंट कंस्ट्रेंट लाइन ऑन द ग्राफ। अरे यार वापस देखो, ये यही तकलीफ है, ये अंडरलाइन कर देता हूँ, ये आंसर ही दे दिया वो लोग ने। तो ये फिल इन द ब्लैंक का आंसर क्या था? कोऑर्डिनेट्स। द फिजिबल रीजन इज रीजन बाउंडेड बाय। फिजिबल रीजन किससे मिलता है? अलग अलग कंस्ट्रेंट की लाइन से बाउंडेड होता है, तो दे आर बाउंडेड बाय डिफरेंट कंस्ट्रेंट लाइंस। So this is all what we have done is about graphical method. Is about which method? Graphical. नहीं, सारे खत्म नहीं हुए, हम लोग को बाकी है। Dash are entities whose values are determined from the solution of the LPP. हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं? ग्राफ बना के क्या ढूंढते थे? x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो हम लोग किसकी वैल्यू ढूंढते थे? डिसीजन वेरिएबल्स की वैल्यू ढूंढते थे। स्पेसिफाइज द ऑब्जेक्टिव या तो गोल। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव कौन दिखाता है? वही तो पहले इक्वेशन, जिसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डिसीजन वेरिएबल। क्यों भूल गए? 3x + 4y, तो ये विद द हेल्प ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स आता है। डैश आर लिमिटेशंस। लिमिटेशंस कौन होते हैं? कंस्ट्रेंट्स होते हैं। द टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट which specifies maximum capacity। अभी ये इंग्लिश है, इधर ध्यान दीजिए। अगर मैं ऐसा लिखूं लेस देन इक्वल टू 12, तो ये क्या दिखाता है? 12 से ज्यादा नहीं हो सकता है। 12 क्या है? मैक्सिमम कैपेसिटी है, 12 या 12 से कम। तो इधर साइन कौन सा आना चाहिए? इधर लेस देन। तो आंसर क्या आएगा? लेस देन और ग्रेटर देन? ग्रेटर देन की लेस देन, तो आंसर इज लेस देन। In linear programming, अरे वाह, dash represents mathematical equations of the limitation imposed by the problem। मतलब जो भी प्रॉब्लम मतलब constraints, प्रॉब्लम मतलब limitation, प्रॉब्लम मतलब constraints। तो आंसर क्या आना चाहिए? 4th वाला constraints। बस मैंने आपको, अच्छा अभी भी ग्राफिकल का है। द रीजन ऑफ फिजिबल सोल्यूशन विल बी, जो फिजिबल सोल्यूशन का एरिया होता है, एरिया, उसको कौन क्या बोलते हैं? उसको फिजिबल रीजन भी बोलते हैं या फिजिबल एरिया भी बोलते हैं। When it is not possible to find, अच्छा not possible to find solution, तो सर ये इनफिजिबिलिटी हो गया ना, आंसर ही नहीं है सर इसका, तो ये इनफिजिबिलिटी हो गया। When the feasible region is such that the value of objective function can extend to infinity, ओ मतलब आंसर क्या बनता है? इन्फिनिटी। तो ये कौन सा केस हो गया? ये केस हो गया अनबाउंडेड का। Constraints are mix of less than and greater than, that is the problem having infeasible। क्यों? एक लेस देन है और दूसरा ग्रेटर है, तो आंसर में क्या आएगा? इनफिजिबल आएगा। ये सब कुछ अगर आपको फास्ट लग रहा है तो आप वापस स्टार्टिंग में जाके इधर वापस आइएगा। इन केस ऑफ डैश constraint, the feasible region is a straight line less than or equal to, greater than equal to, mix के इक्वल टू। बहुत सिंपल बात समझ लेते हैं, वापस ध्यान दीजिए। अगर मैंने बोला लेस देन रहेगा, कौन सा रहेगा? लेस देन, तो अंदर का एरिया।
मैंने बोला ग्रेटर देन रहेगा तो बाहर का एरिया। तो किस केस में लाइन पे एरिया आएगा? लाइन पे जब कंस्ट्रेंट कौन से टाइप के रहेंगे? इक्वल टू टाइप के। लेस देन है तो अंदर, ग्रेटर देन है तो बाहर। तो इक्वल टू रहेगा तो ही फिजिबल एरिया किधर आएगा? स्ट्रेट लाइन पे आएगा। इन लीनियर प्रोग्रामिंग अनबाउंडेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होता है। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट graphical, mathematical model, objective function, decision variables, constraints, non-negative restriction, feasible area. Then we discuss about four special cases, that is infeasibility, unbounded, redundancy, alternate optimum solution. And here we end with our ग्राफिकल वाला पार्ट। ये एलपीपी का सिंप्लेक्स वाला पार्ट हम लोग आगे जाके देखेंगे। सो दिस इज फॉर टुडे। प्लीज ये वीडियो 24 आवर्स के लिए है, आप प्रॉपरली देख के रिवाइज करके रखिएगा और सारे ऑब्जेक्टिव्स आप सॉल्व करके रखिएगा। थैंक यू।